नमस्कार, मैं तुफ़ैल सिद्दीकी। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं, श्री देवराज काला साहब। देवराज जी विकास नगर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार हैं। देवराज साहब की 3 किताबें जो हैं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें पहली किताब जो है अभिव्यक्ति, ये, और उसके बाद एक कहानी संग्रह है नौ विहान, और एक तीसरी किताब है देवराज जी की दोहों की बारात। आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस पावन त्यौहार के पावन दिन श्री काला साहब से मुलाकात का अवसर मिला। काला साहब का एक लंबी एक साहित्यिक यात्रा रही है, उस पर बातचीत की जाएगी आज, और जानेंगे काला साहब से इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में, इनके जीवन संघर्ष के बारे में, और देश और दुनिया के बारे में काला साहब के विचार, युवाओं के लिए संदेश, समाज के लिए संदेश। तो काला साहब, आपका बहुत स्वागत है। और आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। आप कुछ कहना चाहें, कुछ विचार साझा करना चाहें? जी। ऐसा है कि ये हिंदू का पावन पर्व तो है ही। जी। यही कह सकता हूँ कि देश की महिलाओं को, बहनों को, माताओं को, सबको रक्षाबंधन का की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमें बढ़ चढ़ के अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए आगे आके उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें उन्नति करने में सहयोग देना चाहिए, हर संभव उनकी सहायता करनी चाहिए, और वो सारे अवसर उन्हें प्रदान करने चाहिए जिससे उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिल सके, मदद मिल सके, और वे आत्मनिर्भर हो सके। तो चलिए काला साहब, ये इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। आप एक कला अध्यापक रहे हैं, थोड़ा सा मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। काला साहब, आप कैसे कला अध्यापक कैसे हुए, कैसे बने आप? आपके जीवन के शुरुआती समय से मैं जानना चाहूँगा कि आप बताएं हमें, हमारे साथ साझा करें। जी काला साहब। कला का ऐसा है भी कि 6वीं 7वीं क्लास में हमारे यहाँ पहले हिमाचल में होता था संस्कृत चुनाव, संस्कृत पढ़नी है या कला। जी, ड्राइंग, इसका चुनाव होता था। इसका चुनाव होता था, एक सब्जेक्ट लेना होता था। 6ठी कक्षा 6ठी से, हाँ। अच्छा, एक सब्जेक्ट लेना होता था। अच्छा काला साहब, आप हिमाचल मूल रूप से आप? ऐसा है, मूल रूप से तो हम इधर श्रीनगर सुमाड़ी गढ़वाल से हैं। अच्छा। कभी हमारे दादे परदादे आए होंगे। जी। उसके बाद वो देहरादून में काला गांव है, जी, वहाँ बस के काला गांव बसाया। जी। वहाँ से मेरे दादाजी इधर हिमाचल में आ गए, उनकी शादी वगैरह इधर होगी तो हम हिमाचली हो गए। ठीक है। जी जी जी। और हिमाचल से उसके बाद मैं फिर यहाँ विकास नगर में आ गया। बाकी और हमारे भाई बहन सब हिमाचल में। ठीक है। तो वहाँ पर थे, आपकी 6ठी कक्षा में आपको चुनाव करना पड़ता था उस समय कि एक विषय संस्कृत या कला। तो में से एक जी जी जी। तो अब चाहे आर्थिक स्थितियाँ समझ कुछ भी समझ लो कि कला में थोड़ी सी खर्चा ज़्यादा है। जी, आगे। हाँ, कला में जैसे पेपर है, कलर वगैरह, महंगी चीज़ें। संस्कृत में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जी। तो मजबूरी में मतलब संस्कृत ले ली, और संस्कृत मुझे पसंद तो थी नहीं। बाद में एक संघर्ष चल पड़ा, लेकिन फिर दोबारा फिर अगले क्लास में चुनाव नहीं होता था, लेकिन मैं जिद पे अड़ गया
कि मैं तो स्कूल छोड़ दूँगा, घर छोड़ दूँगा, वरना मुझे ड्राइंग पढ़नी है। जी। तो फिर जैसे तैसे बातचीत करके स्कूल में मुझे ड्राइंग दिलवा दी गई। मैं उससे पहले भी कुछ छोटी मोटी फ़ोटोज़ ही बना के मैंने वहाँ के जो उस टाइम तत्कालिक कलाध्यापक थे उनको दिखाई, वो बड़े खुश थे और उन्होंने मुझे 7वीं क्लास में कला प्रोन्नत। हाँ। अच्छा, तो वहाँ से आपका जो है कला की तरफ आपका रुझान बन गया। अच्छे मार्क्स आते थे। फिर बाद में मैट्रिक के बाद आर्ट की ट्रेनिंग में चला गया मैं 5 ईयर कोर्स शिमला में। जी। जबकि कोई स्पोर्ट बैक में नहीं थी मेरी, अपने बलबूते पर ही मैं वहाँ पहुँच गया। एडमिशन ले ली 5 ईयर कोर्स में। उससे फिर मैं चलाना 5 साल निभाने बहुत मुश्किल है बिना स्पोर्ट के। फिर सेकेंड ईयर में मैंने जैसे तैसे करके अपना माइग्रेशन कराया उसमें आर्ट की ट्रेनिंग में। जी। ये दोनों चीज़ें, आर्ट की क्लासें वहीं लगती थी और ड्राइंग टीचर की क्लासें भी उसी कॉलेज में लगती थी। तो वहाँ से मेरा माइग्रेशन जैसे तैसे करके हो गया, तो कलाध्यापक बन गया मैं। तो मेरे सपने जो थे कुछ वो मर गए उस टाइम। किस तरह के सपने मर गए आपके? मैं 5 साल का कोर्स आर्ट का शिमला आर्ट कॉलेज से करना चाहता था। उसके बाद JJF कॉलेज बम्बई से 2 साल का कोर्स करना चाहता था। उसके बाद 2 साल एक अमेरिका तक का मेरा एक ख्याली पुलाव था एक कंगाल आदमी के पास। अच्छा, यानी कि आर्थिक तंगी थी, लेकिन आपकी इच्छा थी कि आप ये सारे कोर्सेज करें। हाँ। और इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हाँ। और आगे तक जाएं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से थोड़ा सा आप इसके बारे में भी अगर आप शेयर करना चाहें, किस तरह की उस समय आर्थिक तंगियों का आपने सामना किया, आपके पेरेंट्स किस तरह से उनका रोज़गार और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं आप। अब गांव में खेती बाड़ी का काम नहीं कुछ नहीं था हमारे पास। मेरे पिताजी टेलरिंग का काम करते थे। अच्छा अच्छा। उसी से अपने 5 बहन भाई थे हम लोग, 6 जी। 5 भाई 1 बहन, सारा परिवार का पालन पोषण परिवर्ता। तो समझ सकते हैं आपके गांव में बिल्कुल। तब आर्थिक स्थिति काफ़ी लोगों की आर्थिक स्थिति जो है दयनीय हालत में होती थी, ये कह सकते हैं। और परिवार बड़े होते थे, घर में एक या मुश्किल एक व्यक्ति कमाऊ होता था जिससे सारा परिवार चलाना पड़ता। तो इसके बाद अच्छा आपके जो हैं सपने वहाँ पूरे नहीं हो पाए। फिर वो कला के क्षेत्र में फिर आप कला क्षेत्र में आ गया मैं। उसके बाद ही थोड़ा सा मैंने अपने आप को थोड़ी हिम्मत बनाई और मैं सोलन में एक प्राइवेट स्कूल में कला अध्यापक नियुक्त हो गया। ठीक है। मोहन मैकिन हाई स्कूल है सोलन में, बरूरी। जी। मोहन मैकिन बरूरी, उनके स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट होगी। 3 दिन मैं वहाँ रहा और मैं तो ऐसे घूमने गया हुआ था जी। मैं 3 के बाद मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले गई कि मैं अपना सामान वगैरह घर जाके ले आता हूँ कुछ रहने जुगाड़ रखने का सोलन में। तो आया तो तब तक हिमाचल सरकार से अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ था घर पर। अब वहाँ संघर्ष हो गया। मैं नहीं, मैं सोलन में ही करूँगा, प्राइवेट ही करूँगा। उस समय प्राइवेट काम आप कर रहे थे? हाँ, 3 ही दिन हुए थे। 3 दिन हुए थे और इधर आपका कॉल लेटर आया। सरकारी देखा जाए तो इस समय ये बहुत बड़ी बात थी। एक जॉब आप कर रहे हैं और दूसरी सरकारी जॉब की आपको जो है कॉल आती है, तो ये खुशकिस्मती भी है। तो कैसा, हाँ जी, आगे कैसा लगा आपको? ये था कि सोलन में एक चांस था, लेकिन शहरी वातावरण था, वहाँ नाइट कॉलेज भी था कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूँ। जी। ये मेरा लालच था। और मैं आर्ट के क्षेत्र में भी वहाँ स्टूडियो वगैरह थे, कुछ छोटा मोटा काम धंधा अपना कर सकता था जिससे अपना काम चला सकूँ और अपनी तरक्की भी आगे कर सकता था। ये मेरे विचार थे सोलन में नौकरी करने। लेकिन सभी ने मेरे पीछे की सरकारी नौकरी नहीं छोड़नी है, वहाँ क्या रखा है, ये घर परिवार के लोग, हाँ, सब ने मुझे मजबूर कर दिया। फिर मजबूरी में मुझे उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा और फिर मैं सरकारी जॉब में आ गया। सरकारी करीब 25-30 साल की सेवा आपने की होगी। हाँ, 33 साल की। 33 साल की आपने कला अध्यापक के रूप में सेवा दी है। थोड़ा सा आप उस तजुर्बे को साझा करना चाहें जिससे पाठकों को तो आनंद आए ही, लेकिन कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों को और ये जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन भी हो सके। मैं इस नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप शेयर करें अपने उस तजुर्बे को जो आपने 33 साल, एक बहुत अच्छा कालखंड है, लंबा कालखंड है। जी काला साहब।
तो अब ऐसा था कि देखिए, एक बात तो है, आर्थिकी तो आपकी वहाँ सुधरने लगी धीरे धीरे, सरकारी नौकरी आपके यहाँ आपको मिल गई, और पारिवारिक स्थिति मुझे लग रहा है धीरे धीरे सुधरने की तरफ आने लगी होगी। अब आपका रुझान अपने जो आपके सपने टूट गए थे, पूरे नहीं हो पाए थे, तो उस क्षेत्र में आपने कुछ किया आगे सेवा मिलने के बाद, सरकारी सेवा मिलने के बाद? उसमें भी ऐसा रहा कि मैं अपने जो आर्ट होती है इंसान के अंदर, जो आंतरिक ताकत होती है, जी जी, वो नष्ट होती चली गई। अच्छा। क्योंकि माहौल ऐसा मिलता है पहाड़ों में, रिमोट एरियाज में, हाँ, रिमोट एरिया, कोई सुविधा नहीं, कहीं कुछ नहीं है, जब तक कहीं आता स्कूल में कच्चा सा एक कमरा है। आज भी बहुत दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ बहुत सारी सुविधाओं का बहुत सारे अभाव उसे एक निराशा अंदर बनती चली जाती है। उसी को लेकर अंदर से एक नई कला लेखन ने पकड़ ली। अच्छा, वो जो कला के क्षेत्र में जाने के जो सपने आपके टूटे, उनके स्थान पर ये लेखन ने स्थान ले लिया। क्या बात है। फिर आप लेखन आपने शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन तब तक दुनियादारी का ज़्यादा पता था नहीं, कैसे छपवाना है, कहाँ करना है, क्या लिखता रहा, टोकरियाँ मैं कबाड़ा घर में पढ़ता रहा। शुरुआत आपने कहानी से की या कहानी से की? दोहे वगैरह से? एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जी जी जी। कि मैं 10वीं क्लास में मैं फेल हो गया था। अच्छा। है जी। तो उसके बाद घर की परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई, पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ, तो उसी दौरान मैंने अपना रिटेलिंग काम शुरू कर दिया था। मैंने भी थोड़ा मोटा जानता, कुछ दिन धीरे धीरे रहा। उसके बाद मैंने नाहन में अपना ये काम शुरू कर दिया, अपने छोटे भाई को JBT ट्रेनिंग कराई। क्या बात है जी। उसके बाद मैं ये भूल जाता हूँ, याद दिलाओ कुछ। आप क्या करना ये तजुर्बा शेयर कर रहे थे कि आप कला के सेवा के दौरान आप साहित्य की तरफ आपका रुझान हुआ जब? जी हाँ, तो जब उस टाइम फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा। उस टाइम ये प्राइवेट सेंटर भी नहीं होते थे आसपास। प्राइवेट फॉर्म किस चीज़ का भरा? मैट्रिक का, 10वीं का। दोबारा से? और शिमला मैंने सेंटर रखा। जी। जबकि शिमला इतनी दूर, घर से बहुत दूर, ना जाने का खर्चा था, कुछ आने का खर्चा। वहाँ भी एक जीत पे अड़ गया मैं घर में। घर से चुपके से मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के लिए 30 रुपये मेरे पास नहीं थे। वो मोहल्ले के एक लड़का था मेरा दोस्त, वो भी गरीब थे, लेकिन उसने मुझे, मैं रो रहा था एक जगह बैठा हुआ, उस लड़के ने मुझे, क्या बात है, मैं पेट में दर्द हुई है ना, आपकी बता क्या बात। मैं कहते कल लास्ट डेट है, मुझे 30 रुपये का इनाम नहीं हो रहा है, मैंने फॉर्म भरना है मैट्रिक का। तो उसने अपनी माँ से बात करी, उसकी माँ ने मुझे बुलवा लिया कि क्या बात हो रही है। मैं कुछ नहीं, कि क्यों रो रहा था। मैं कह मेरे पेट में दर्द था, कि अगर दवाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, मैं बड़ा एहसान मानूंगा। तो उसने बेचारे ने मुझे 30 रुपये निकाल के दिए, और मैंने उसी टाइम जाके मैंने फॉर्म भरा, रजिस्ट्री कराई पंजाब यूनिवर्सिटी से जी। और मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने उनको भी बता दिया, आपको मेरे घर के पास ही था, कि बताना नहीं किसी ने कि मैंने कोई फॉर्म भरा है, कुछ मेरे घर में नहीं बताया, क्योंकि मेरे पिताजी को दुख होगा। क्योंकि मेरे पिताजी, ये नहीं है कि वो पढ़ाई के खिलाफ थे, इसलिए कि घर में सबसे बड़ा मैं था भाई, और पिताजी की हालत बहुत नाजुक थी, और घर को मुझे संभालना था। उन्होंने पहले कह दिया घर ये पढ़ाई के सारे चक्कर छोड़ दे, छोटा मोटा ध्यान मुझे आ गया था। उनका ये था कि आपका सारा फोकस अब काम पर रहे, और जो आर्थिकी में आप सहायता कर सकें घर में, उस पर आप ध्यान दें, ना कि आगे की पढ़ाई लिखाई पर। लेकिन आपके अंदर तो इच्छा वो और दबी हुई थी अपने कला पक्ष को निखारने की। तो फिर उसके आगे क्या हुआ? तो उसके बाद फॉर्म भर दिया आपने? फॉर्म भर दिया, मैं पास हो गया। उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई ने भी 10वीं पास फर्स्ट डिवीजन में कर दिया। बिल्कुल आज भी उसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या बात है। उस छोटे भाई ने, है नी जी। फिर उसको JBT का मैं उसका नंबर आ गया। नान में सेंटर था, 2 साल की ट्रेनिंग। अब वो समस्या फिर सामने वही खड़ी है कि कौन कराएगा, कौन खर्चा देगा 2 साल का। वहाँ मैंने बीड़ा उठाया कि मैं करूँगा। मैंने जाके नान में दुकान खोल ली, ऐसी छोटी मोटी चुबारे के ऊपर अपना मशीन लेके बैठ गया, और टेलरिंग पर। हाँ, और वहीं नान में ही मैंने नाइट कॉलेज ज्वाइन कर लिया। दिन में काम करना, रात को कॉलेज जाना। और पिताजी बीमार थे बुरी से, उनको नान सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा था। रात को उनके लिए खाना वगैरह वो लेकर देखभाल। क्या बात है सर। तो इस ढंग से मेरा जीवन चलता रहा। वो भी निबट गया, तो कोई पिताजी निबट के। अच्छा, उधर आपने भाई की भी मदद की, पिताजी की भी मदद आप कर रहे थे, आप काम करने लग गए थे, आर्थिकी की सहायता आपकी हो रही थी, ऊपर से आपने पार्ट टाइम काम भी खोजा, पढ़ाई भी करने लगे आप। अब साहित्य की तरफ आते हैं, उधर आपने कैसे कदम बढ़ाए? कि उसके बाद मैं छोटा मोटा लिखता रहता था। पता नहीं सबसे हाँ, जो मैं शिमला पेपर देने गया था, 1 महीने तक पेपर चलते थे। टाइम एक विषय के 3 पेपर होते थे। जी। तो वहाँ एक दीपक भंडारी थे,
वो हमारे बिल्कुल पड़ोस के हैं और भाई लगते हैं वो। अम्बोया के दीपक भंडारी हाँ जी, जी हाँ जो जी। आकाशवाणी हाँ से जुड़े थे। अनाउंसर थे जो। क्या बात है सर, क्या बात। उनकी उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने पावटा साहब के जाने माने जानी मानी हस्तियों में से वो थे, बहुत आदरणीय सम्माननीय थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें जो है अपने चरणों में ईश्वर स्थान दे। बहुत बहुत विद्वान और सज्जन व्यक्ति थे। मेरी उनसे कोई 2-3 मुलाकातें हुई हैं और एक लंबी बातचीत की इच्छा मेरी जो है पूरी नहीं हो पाई काला साहब, तो इसका मुझे जो है दुख रहेगा। लेकिन जो भी मुलाकात मेरी उनसे हुई 2-3, उन्हें मैंने बहुत करीब पाया। जी आप कंटिन्यू करें। हाँ तो क्या रहते उसी टाइम उनके संपर्क में आने के बाद से थोड़ा बताएं आप। हाँ तो उनके यहाँ मैं पेपर देने उन्हीं के यहाँ ठहरा रहा, उन्हीं के यहाँ रहा मैं 1 महीने। उसके बाद ट्रेनिंग में जब आर्ट क्राफ्ट की ट्रेनिंग करने गया तब भी मैं उन्हीं के घर में रहा जी। मुझे अपने भाई की तरह रखा। क्या बात है। बहुत प्यार थे। तो उसी टाइम मैंने रात को बैठ बैठ के एक उपन्यास लिखना शुरू किया था। जो भी मानसिकता उस दौरान बच्चा ही तो था, बच्चे की मानसिकता होती है उस ढंग से मैंने एक लिखना शुरू किया था, धौलीधार नाम से उपन्यास लिखना शुरू किया। लेकिन बाद में तन कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया कुछ नहीं। अच्छा, वो पांडुलिपि ही आपके पास। हाँ अच्छा, तो क्या कितना लिख पाए थे आप, क्या लिख? काफ़ी कुछ लिखा था, अब तो मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, इस समय थोड़ा सा मानसिकता थी आपके जो स्वास्थ्य के लिहाज से मैं यहाँ थोड़ा सा अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। काला साहब के स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि काला साहब के स्वास्थ्य को जो है लाभ प्राप्त हो, ईश्वर दीर्घायु करेंगे और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक कर दे। चलिए काला साहब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उस उपन्यास को चलिए छोड़ दी, वो छूट गया आपका। छूट गया। फिर समझो मैट्रिक होगी, ट्रेनिंग होगी, मैं सर्विस में आ गया। ठीक है। मैं छोटा मोटा कभी कविताएँ, कभी कुछ छोटी मोटी कहानियाँ कुछ लिखी मैंने। अच्छा, ऐसे शुरुआत हुई आपकी। ऐसी हुआ। फिर कभी कभी एक सरिता पत्रिका आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको कभी कभी ले लेता था, उसमें पढ़ के मुझे कहानियाँ लिखने की हुई। और मैंने उठा के एक कहानी थी, वो मैंने सरिता वालों को भेज दी। जी। वो ना वापस आई, ना तो कोई जवाब आया, अब तक कुछ पता नहीं है। अच्छा। ना कुछ पता था कि उसकी पांडुलिपि को अपने बात रखनी पड़ती थी या क्या था, जैसा लिखा काट भेज दिया था। जी। तो एक ढंग से मतलब चलता कई कहानियाँ लिखी जो कि आज गायब भी हैं। जी। छूट मूट चलता रहा था। सबसे पहले जब मैं ट्रेनिंग में था, स्कूल में था, मैंने एक कविता लिखी थी। वो एक चित्र होता था, चित्र को देख के कविता लिखनी होती थी। चित्र, हाँ जी, हाँ जी, चित्र को देख के उसके बारे में उसे वीर describe करना से। हाँ, पंजाब केसरी में आता था वो। जी। तो उसमें जब वो कविता छवि प्रथम पुरस्कार समझ लो, या पुरस्कार मिला था या नहीं मिला, 10 रुपये मिले थे या जो क्या बात है नहीं। तो वो मेरी पहली उसमें छवि थी। ये आपकी शुरुआत थी, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि लिखने के बाद उसका छप जाना, मैं समझता हूँ ये और पुरस्कार के स्तर तक पहुँच जाना, पुरस्कार प्राप्त हो जाना, ये बताता है कि आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी रुचि है, आप उसको, उस कार्य को मन से आप कर रहे हैं। जी काला साहब आगे। दूसरी कविता फिर मेरी आर्ट कॉलेज शिमला में जो वार्षिक पत्रिका निकलती है, उसमें छपी थी सचित्र, बहुत चित्र के साथ। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, फिर शादी वगैरह होगी, सब झंझट वगैरह चलते, लेकिन घरेलू उसमें गृहस्थी में आप आ गए और घर परिवार को देखना, अपने परिवार को देखना, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे पढ़ाई अखरती रही कि मैं आगे क्यों नहीं पढ़ आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाए। तो मैंने इलाहाबाद बोर्ड से इंटर का फॉर्म भर दिया। अच्छा। और मैं उसमें पास हो गया। फिर आगे फिर जिज्ञासा जागृत हुई। जी। करते करते फिर मैंने सब्जेक्ट था मेरा कि मैं आर्ट से ही एमए करूँ। जी। अब आर्ट से प्राइवेट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं आपको, हाँ, मैंने डीए में जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था आर्ट के, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने मुझे मतलब परमिशन दे दी कि, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 महीने यहाँ रेगुलर लगाने पड़ेंगे प्रैक्टिकल के रूप में। जी। वो यही चीज़ मतलब मुझे हर जगह आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति जो भी है शरीर में होते हुए भी मतलब मैं ये ऐसा नहीं कर सका। कुछ दिन में 5-7 दिन मैंने जेल में लगाए, लेकिन फिर मुझे सब्जेक्ट बदलना पड़ा। जी। सब्जेक्ट बदलना पड़ा। मैंने लिए थे मनोविज्ञान, आर्ट
और इंग्लिश। मनोविज्ञान में भी वो क्या नाम प्रैक्टिकल का चक्कर था, इसलिए वो सब्जेक्ट मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस मैं चलो ऐसे सही ऐसे मुझे करना भाई, इसलिए मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन। तो इस तरह से आपने स्नातक की हाँ, पढ़ाई ये पूरी सर्विस में रहते मैंने स्नातक सर्विस में रहते हुए आपने स्नातक की पढ़ाई पूरी पूरी की। की। उसके बाद फिर सेमेस्टर वाला मैंने फिर इंग्लिश से एमए का भर दिया चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी। और उस दौर में मैं मतलब दिल से कुछ बहुत कमज़ोर टाइप का आदमी हूँ मैं, और वहाँ उग्रवाद बहुत बुरी तरह फैला हुआ था कि यार मुझे पेपर देने चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, और मैं घबरा गया और मैं मेरे रोल नंबर पे आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मैं पेपर देने नहीं गया। इंग्लिश की मैंने बहुत तैयारी की एमए की, तो इस तरह से वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट नहीं करा। उसके बाद आपका जो है फिर आपने आगे प्रयास किया। हाँ जी। फिर नहीं, उसके बाद फिर ये प्रयास तो छूट गया। फिर मैं लेखन की तरफ, फिर आप लेखन की तरफ उसके बाद मुझे हमारे स्कूल में एक सैनी एसेस हैं पहुँचा गए। जी जी जी, बहुत बेहतरीन। और हाँ, उनसे मुलाकात हुई। वो हमारे एक ही स्कूल में हम दोनों जाने माने कहानीकार हैं वो। हाँ जी। उन्होंने मेरा जो कचरा देखा जी, जो मैंने उल्टा सीधा लिखा होता था, नहीं सर, वो जो है उन्होंने उसको छांट के मुझे वो तो तरीका बताया। साहित्यकार की संपत्ति होती है। हाँ जी। तो तब मतलब उन्होंने मुझे एड्रेस दिए, जगह जगह वो बताया, परिचय वगैरह कराया, तो मैंने छपना शुरू करा। तो फिर मैं 1990 से के बाद में अंधाधुंध छपा, बहुत ज़्यादा, बहुत पत्रिकाओं पूरे में आप देश में। लगातार छपे। हाँ, पूरे देश की पत्रिकाओं में मैंने छपना शुरू हो गया मैं। अच्छा, तो सैनी असेस जी ने आपको सहयोग दिया। सहयोग किया। और अभी है संपर्क आपका? अब तो पता नहीं कहाँ, बहुत दिन से मिले नहीं है। उसके बाद आपकी जो है दोहों की तरफ आप आए, कहानी तो की ये तरफ। लास्ट है मेरा, दोहा तो कितना तो लास्ट में है, में जैसे पहले आप अभिव्यक्ति कहानी है, अभिव्यक्ति है, कहानी इसकी तरफ आए आप। कहानियाँ फिर बीच में छूट गई थी, जो छूट मूट थी वो थोड़ी याद यूज करके फिर मैं उनको कलेक्ट करा। जो है सब चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं लिखी हुई, उनको संशोधन वगैरह करके ये किताब नवविहान ही कहानी संग्रह आपका हाँ प्रकाशित हुआ। एक चीज़ मैं ये आपसे जानना चाहूँगा काला साहब, आपकी जो मैं देख रहा था किताबें, चाहे वो ये अभिव्यक्ति हो, ये दोहों की बारात हो, एक हास्य का पुट रहता है आपके लेखन में। तो इस पर थोड़ा सा आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। ये लगभग सभी रचनाओं में ये हास्य का पुट, व्यंग का पुट आपका होता है। हास्य व्यंग के बारे में ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि बहुत गंभीर बात को भी आप ऐसे हल्के फुल्के तरीके से आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं, जो किसी को पता भी चले जाए और उसकी जो है उसके बारे में उसे बुरा भी ना लगे। एक ऐसी बात कही जाती है कि हल्के फुल्के मूड वाली जो चीज़ है और बड़ी गंभीर चीज़ें, समाज की बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिन पर बड़ी गंभीरता से कहा जाता है। कुछ लोग उसे व्यंग के रूप में भी कह देते हैं। आपका जो व्यंग की तरफ रुझान हुआ, थोड़ा सा इस पर आप अगर कुछ साझा करना चाहें। ये सामाजिक विकृतियों के कारण ही ये चीज़ें पैदा होती हैं। मेरा एक तरह ख्याल से है ये ये सामाजिक ये प्रहार है उनके ऊपर। हाँ जी, हाँ। व्यंग के रूप में कुरीतियों पर या किसी कुरीतियों चीज़ पर कह लो, व्यवस्था पर, हाँ, व्यवस्था पर है, चाहे वो किसी किस्म की और कहीं। सामाजिक जिम्मेदारी के ऊपर है। हाँ, तो ये आपकी विशेषता रही है। ये सब समाज की देना, यहीं से हम लेते हैं, यहीं वापस लौटा देते हैं किसी दूसरे रूप में। जी जी। एक और आपकी पुस्तकों में देखने में आता है कि उसमें बहुत सारे महान व्यक्तित्व जो और हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बातें कह के हमारे लिए छोड़ी हैं, उनको आप जगह जगह कोट करते हैं। कई जगह मैं देख रहा था आपकी पुस्तकों में अनेक विद्वानों को आपने स्थान स्थान पर कोट किया है। उसमें चाहे ओशो हैं या इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा, जैसे आपने ये अपनी बात, ये दोहों की बारात आपकी पुस्तक है, इसमें एक आपका अपनी बात में आपने
हेनरी बार्ड बोचर को कोट किया है। वो लिखते हैं कि हर कलाकार अपने ब्रश को अपनी आत्मा में डुबाता है और फिर अपनी प्रवृत्ति को तस्वीर पर उड़ेल देता है। इस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को कोट किया है जगह जगह पर। एक इसमें एक जगह में पढ़ रहा था, बालिग नाबालिग के ऊपर कुछ आपने लिखा है और इसमें एक साहित्य मनीषी रावी साहब हैं, उनके बारे में आपने कुछ कहा है। तो थोड़ा सा ये एक जगह आपने प्रतिशत का उल्लेख किया कि संसार में प्रति 100 प्राणियों में से 15% 5% विकसित अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं और 80% सदा ही संसार में बने रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 80% ताज़ा पशु योनि से प्रोन्नत होकर प्राणी ही नाबालिग की श्रेणी में होते हैं। बामुश्किल 20% प्राणी प्रगति उन्नति करके आगे बढ़ जाते हैं और उनमें से भी 5% पूर्ण पुरुष सत्पुरुष होकर सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं, भगवत्ता को प्राप्त होते हैं। वैसे ही लोग बालिग हो पाते हैं। एक छोटे से कथ्य के आधार पर इस बालिगी की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। इस संसार में 20% प्राणी पढ़ाई लिखाई और गुण के आधार पर अध्यापक, वकील, इंजीनियर, चिकित्सक, नेता, अभिनेता, संगीतकार, लेखक, साहित्यकार, नृतक, संत, महात्मा तथाकथित को छोड़कर बनते हैं। कुछ शिक्षक अपनी विशेष योग्यता, शिक्षा और वरीयता के आधार पर तरक्की करते हैं। थोड़ा सा आप कुछ साझा करना चाहें काला साहब? एक फिलॉसफी कह लो इसको जी, जीवन की एक फिलॉसफी है। संसार को देखते हुए कि हम 80% अधिकतर लोग एक जैसी विचारधारा के लोग मिलेंगे। कहीं किसी को बात हो रही है, सारे इकट्ठे उसको मारना शुरू कर देते हैं बिना सोचते समझे। सच्चाई नहीं देखेंगे, भीड़ तंत्र को, भीड़ का समर्थन करते हैं एक तरह से। हाँ, भीड़ का समर्थन कर। वो कौन लोग? वो 80% लोग, वो 80% अधिकतर ऐसे ही मिलेंगे। जो विवेक से काम लेगा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि विवेक से सोचना, समझना और फिर उसको क्रियान्वित करना, इसकी कमी आप इसमें एक तरह से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये जो नाबालिग लोगों को 80% में आपने लिया है, ये एक तरह से वो भीड़ का हिस्सा है। और हमारा प्रयास जो होना चाहिए वो ये कि वो फीसद कम हो और वो दूसरा वाला बढ़े, जिसमें सोचने समझने की शक्ति बढ़े, विवेकशीलता बढ़े और हम भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। लगभग आपने सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों पर प्रहार किया है अपने लेखन के माध्यम से, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो और हमारी हिंदी भाषा है, एक आपकी रचना है राष्ट्रभाषा दर्जा मिला, और चाहे फिर आपका जैसे नारी के ऊपर आपने नारी है पराजिता, नारी की हुंकार से, मानव सभी धर्मांग हैं। तो लगभग आपने समाज के सभी विषयों को छूने का प्रयास किया है। काला साहब, जो साहित्य के क्षेत्र में आज के समय में नए लोग जो आ रहे हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश जिससे वो और अच्छा कर सकें इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र के अंदर जो कमियां हैं थोड़ी बहुत या जो कमी बेसी है, उन सब पर एक टिप्पणी आपकी मैं चाहूँगा। इस पर कहना बहुत कठिन है जी, क्योंकि व्यक्तिगत मसले हैं। साहित्य को जिंदा रखने वाली व्यक्तिगत बात हो सकती है जी। ये अलग चीज़ है, हम लहर में आके कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, हम कुछ भी साहित्य को वही चीज़ चलती है। साहित्य को सामान्य रूप से सबका हित करने वाला कहा जाता है। जो सबका हित चाहे वो साहित्य, समाज के हित की बात करने वाला जैसे जी, साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। बिल्कुल, बड़े विद्वानों ने कही है, साहित्य समाज का दर्पण है। जी, ठीक है। जो समाज में घटित होता है साहित्य के माध्यम से साहित्यकार, लेखक उसको
जन सामान्य के सामने रखने का प्रयास करता है अपने स्तर से और अपनी विधा विशेष में। व्यंग्यकार है, व्यंग्य के माध्यम से रखता है, चित्रकार है, चित्रों के माध्यम से रखता है, कार्टूनिस्ट है, कार्टून के माध्यम से रखता है, कवि है, कविताओं के माध्यम से रखता है, दोहों के माध्यम से रखता है, शायर है तो शायरी के माध्यम से, गद्य लेखन है, कहानी लेखन है, इन सब के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति साहित्य से जुड़ा हुआ अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। जी, नव युवकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ चलिए। तो काला साहब और कोई कुछ एक जगह अच्छा, एक जगह एक मैं पढ़ रहा था एक आपकी पुस्तक में, आप जब शिक्षा कार्य कर रहे थे तब एक आपकी रचना है इसमें। रचना क्या आपने अपनी बात में ही कही है शायद, एक 143 पर करके कुछ आपने एक छोटा सा संस्मरण जैसा है वो, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप साझा करें। वो व्यंग्यात्मक पुट है लेकिन वो घटित हुआ और आपने उसको अपनी किताब में ये दोहों की बारात में आपने इसको दिया है। एक दोहे की आपकी उत्पत्ति जो है इसी से हुई थी, थोड़ा सा उस घटना को आप बताएं। अगर ये क्लास में कब की बात है ये 90 के बाद की बात है। जी जी जी। और ये हाई स्कूल की बात है जो वो कक्षा 10 की बात। हाँ जी जी जी, आप बताएं। आज कक्षा में जैसे बच्चे आपसे शरारतें करते हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हैं, हाँ। किसी की शिकायत आई कि इसने मेरी कापी पे 143 लिख दिया। अच्छा, 143 हाँ हाँ हाँ, ये लिख दिया। अच्छा। मुझे नहीं पता था इस बारे में कि इसका क्या मतलब, लिख दिया तो क्या हो गया। जी ना जी, ये तो गलत है जो ऐसा दिन से बात है, मेरे बता दें क्या सही है। हाँ, तो उसने मुझे ये परिभाषा छात्रा बताई। ने उसको कागज़ पर लिखकर आपको बताया हाँ। कि ये इसका अर्थ जो था ये है वो ऐसा था। वो आपके मन मस्तिष्क में वो बात रह गई। मैंने उसको मजाक के रूप में ढंग से दोहे के रूप में डाल के, तो उसके बाद आपने उसको उसके ऊपर एक दोहा भी आपने लिखा है। तो ये दोहा आपका कुछ इस तरह से था। कर टंकित 143 किया पिया को सेंड, पिया न समझे कोड को उसने किया रीसेंड। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है 143 क्या है। इस तरह से वो आपका एक दोहा निकल के उसमें आया व्यंग्य के रूप में। तो काला साहब आपने जो है एक धरती शीतल हो गई और दांत सभी हिलने लगे, इस तरह से आपने जो है दांत सभी हिलने लगे, बढ़ी प्रेम तकरार, जबड़ा खाली हो गया गिरी प्रेम दीवार। तो आपकी रचनाओं में लगभग व्यंग्य का पुट ज़्यादा दिखता है। व्यंग्य के माध्यम से आपको कहना अच्छा लगता है। अभी आपकी इस क्षेत्र में और क्या नया कार्य चल रहा है, क्या कुछ आपका? फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है काला साहब, आज आपने काफ़ी समय दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में हमसे अपने विचार साझा किए। आपको स्वास्थ्य लाभ हो, आप दीर्घायु हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नमस्कार।